के इशू डिस्कस कर लें। है क्या देवेंद्र फडणवीस वर्सेस एकनाथ शिंदे कोई वहां पर टक्कर? जो बातचीत होती है सौरभ, उससे समझ में आता है कि ये है, और ये स्वाभाविक सी भी बात है। पावर स्ट्रगल तो होना ही होना है, उसमें भी तब जबकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत असर्टिव लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, बहुत काबिल नेता के तौर पे जाने जाते हैं, तो उनको प्रशासन का सब कुछ पता है। शिंदे जो कि पहले मंत्री रहे हैं, अब वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनको अब ये एहसास होना स्वाभाविक सी बात है कि अब मुझे ज़्यादा पता है, मैं ज़्यादा चीज़ें जानता हूँ, कमांडिंग पोजीशन में हूँ, मैं डिसीजन लूँगा। तो बहुत सारे ऑफिसर्स के लेवल पे ट्रांसफ़र वगैरह, इन सारी चीज़ें जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होती हैं, वो टकराहट के पॉइंट होते ही होते हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। लोकसभा चुनाव में कोशिश ये की गई थी बीजेपी के द्वारा, जो हमें सोर्सेज के द्वारा समझ में आता है बात, कि शिंदे को एकदम से कन्फाइन करके रखा गया। जैसे जो सीटें उनको दी गई, उन सीटों में भी 3-4 सीटें ऐसी थीं जहां पे कैंडिडेट बीजेपी के थे, उनके ऊपर थोपा गया। वो जिसको देना चाहते थे उसको नहीं देना दिया गया, और माना यह गया कि बीजेपी इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत, किसी डायनेमिक्स के तहत इस काम को कर रही है। उसमें अच्छे नेताओं को भी टिकट काटा गया, उन सीटों पर हार हुई। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो शिंदे के पसंद के कैंडिडेट होते तो फिर उनका स्ट्राइक रेट कैसा रहा होता। तो ये तो उनको समझ में आई ना बात। तो वो विधानसभा में उनकी अब ये कोशिश है कि उस तरह के दबाव में ना आए। बीजेपी का अपना इक्वेशन ये है कि 150-60 के आसपास अपने खुद चुनाव लड़े, बीजेपी 80 के आसपास से उनको दिया जाए। लेकिन शिंदे वर्सेस देवेंद्र फडणवीस कोई ऐसा नैरेटिव नहीं है जो कि बीजेपी के इलेक्शन पर्सपेक्टिव को लेकर कहीं से कुछ डैमेज करने वाली स्थिति हो। चुनाव तक यही स्थिति रहेगी। चुनाव के बाद जब नंबर्स आ जाएंगे, उसके बाद कौन क्या होगा तब होगी पावर स्ट्रगल। हाँ, उसके बाद भगवान। लेकिन लॉबिंग तो कर रहे होंगे ना अभी भी? वो है, और उसमें सेटिंग गेटिंग ये सब रहता है। दूसरी एक चीज़ जो कही जाती है महाराष्ट्र में, कि शिंदे क्योंकि दिल्ली में टॉप लीडरशिप, बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ सीधे संपर्क में हैं, तो कई सारे ऐसे इश्यूज जहां उनको ये ज़रूरत पड़ती है कि इस काम को करना है या इसको ऐसे करना चाहिए, वो सीधे दिल्ली भी बात करते हैं। वो कॉरिडोर उनके लिए डायरेक्ट खुला हुआ है, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस वाया उनको आने की जरूरत नहीं है। वो फडणवीस जी को पसंद नहीं आता होगा नेचुरली। वो तो उनको चाहेंगे कि भाई सब कुछ मेरे थ्रू हो, लेकिन जो मेजर जानकारी है उसके हिसाब से शिंदे का डायरेक्ट कॉरिडोर है दिल्ली का। मगर ये टसल कोई ऐसा सच नहीं है जिससे बीजेपी को परेशानी होनी हो। बिल्कुल, और आपस में भी कोई ऐसी एनिमिटी हो और एक दूसरे को उस हद तक डैमेज कर रहा हो, ये सब चीजें। और जो दूसरे भाई साहब हैं, वो अजीत पवार साहब, सुना भी कैबिनेट मीटिंग से उठ के चले गए थे। हाँ, उनको लेके समस्या है, और उनको लेके इधर भी ये एहसास है कि हमने इनको बहुत ज्यादा महत्व दे दिया और इसका हमें जबरदस्त खामियाजा उठाना पड़ा। इस विधानसभा चुनाव में उनको लिमिटेड रखा जाएगा, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, सीटें कम दी जाएंगी और रोल भी उसी रूप में रहेगा। ये अंडरस्टैंडिंग एक समझ में आती है बातचीत से, कि वो रियलाइजेशन है कि हाँ, लोकसभा में इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब अलग नहीं कर देंगे, हाँ, लेकिन वो साथ रहेंगे, रहेंगे साथ, क्योंकि सीधे से अलग कर देना वो ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से उनको महत्व उतना ही दिया जाएगा जितने के हकदार। ऐसा भी सुनते हैं कि अजीत पवार खुद ही मौका ढूंढ रहे हैं, कोई भाई ये मुझे कोई यहाँ कोई ऐसा कोई कारण दे दे तो मैं खुद ही चला जाऊं चाचा जी के पास। ये है अनकंफर्टेबल सिचुएशन, तो दोनों तरफ है, खासतौर पे तब जब ऐसी मोहब्बत हो जिसमें दोनों को पता हो कि एक दूसरे को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो मोहब्बत आप समझ ही सकते हैं कि कहाँ जाती है, किस तरफ जाती है। तो दोनों अगर एग्जिट हो जाए तो दोनों को बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वो सिचुएशन अभी लग नहीं रहा है। अभी जो एक फैसला वहां की सरकार ने किया, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। मदरसे के टीचरों की तनख्वाह बढ़ा दी गई। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अजीत पवार फाइनेंस मिनिस्टर है, और उसी बैठक में जिसमें ये उठ के गए थे, उसी बैठक में कहा जाता है ये फैसला हुआ। बीजेपी क्यों करेगी ये फैसला? तो बीजेपी तो बहुत अनईजी थी, और बीजेपी के कई नेताओं से बात हुई तो हमें एक बड़े नेता ने तो ये भी कहा कि ये फैसला असल में हुआ नहीं है, ये प्रचारित ऐसे हो गया। प्रपोजल था लेकिन डिसीजन नहीं हुआ है। हालांकि हमने ये कहा था कि भाई अगर ऐसा था तो खंडन आना चाहिए था, मीडिया अगर गलत चला भी रही है तो आप खंडन कर देते, वो क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये बार बार और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा गया कि नहीं, ये डिसीजन नहीं हुआ है, और उससे ये सीधे बात समझ में आ रही थी कि अनइजीनेस तो है। हो सकता है कि उस अनइजीनेस को कवर अप करने के लिए कहा जा रहा हो कि डिसीजन नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कैबिनेट का करवाया किसने, सवाल ये है। भाई बीजेपी तो खुद नहीं प्रपोज करेगी ये करने के लिए, एकनाथ शिंदे भी नहीं करेंगे, अब अजीत पवार करेंगे। बिल्कुल, अभी उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 10% सीटें रिजर्व करूंगा मुसलमानों के लिए। वो तरफ उनके तरफ से अपनी गोलबंदी की जा रही है, क्योंकि उनके लिए वो जरूरत है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिहाज से जो जरूरत है उसमें ये है, मुसलमानों का वोट तो मिलता नहीं, लेकिन इनको तो क्लियर है, नुकसान और हो जाएगा। क्लैरिटी भी है। हाँ, इनका जो फोकस है वो ये है कि ओबीसी 346 जो ओबीसी के अंतर्गत जातियां हैं उस पर पूरा फोकस करो। एससी और एससी में लगभग 59 के आसपास महाराष्ट्र में जातियां हैं, उन पर जबरदस्त फोकस करो। उसमें जो 5 डोमिनेंट कास्ट है एससी में, 3 उसमें से बीजेपी के साथ है। दूसरी चीज़, हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि किरण रिजिजू बहुत जा रहा है महाराष्ट्र। आप सोचिए, नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति महाराष्ट्र क्यों जा रहा है? ट्राइबल्स की वजह से नहीं, बौद्ध बौद्ध वो बड़ा हिस्सा जो बौद्ध दलित हैं,
उनको वो ये इस करने की है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने ही एक तरह से कहिए तो खेल पलटने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।